Hello students, all of you are welcome on the virtual platform of the श्री पुष्टिकर महिला महाविद्यालय। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज हम जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग का एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देन what is the definitions of the international marketing environment? All the factors affecting the international business in an international marketplace are called international marketing environment। यानी एनवायरनमेंट एक ऐसा सराउंडिंग या एक ऐसा आसपास का परिवेश होता है जिसमें ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करना पड़ता है। क्योंकि ये ग्लोबल की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लेवल। बेसिकली यह एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर ट्रेड किया जाता है और वो परिवेश कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात होती है तो यहाँ सराउंडिंग में एक्सपोर्टर जो होता है वो किस प्रकार से ऑपरेट करेगा, वो उस चीज़ का एनालिसिस करता है। तो पता लगाएगा कि वह मार्केट में जिस देश के साथ वो बिज़नेस करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है तो वो ट्रेड करने के लायक है भी या नहीं है, या वहाँ उसका बिज़नेस सक्सेस हो सकता है या नहीं। सो द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स constellations of the demands and constraints which the firm faces at its attempts to compete and grow in an international arena. So in other words, we can say that international marketing environment is the total of all the things external to the marketing firms which इफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशंस। यानी किसी भी संस्था को बाहरी वातावरण के साथ साथ आंतरिक वातावरण जो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका जो है कोऑर्डिनेशन बनाते हुए ट्रेड किस प्रकार से किया जाए वो एनवायरनमेंट होता है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इट मीन्स अक्रॉस द बॉर्डर, यानी ये हम देश के बाहर इंटरनेशनल देश के बाहर बिजनेस जब हम करते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो जाती है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि जो एनवायरनमेंट है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द टू क्लासिफिकेशंस, टू क्लास। फर्स्ट इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से हम आंतरिक वातावरण कहते हैं। ये आंतरिक वातावरण को हम कंपनी रिलेटेड फैक्टर भी कहते हैं। अब कंपनी रिलेटेड हो सकता है या जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसके अंदर क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, वह इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। उसमें 5 एम आते हैं। आपके 5 एम कौन से हैं? मैनेजमेंट, यानी आपकी लीडरशिप कैसी है। अगर आपकी लीडरशिप अप टू दी मार्क है और आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, आपने वर्किंग प्लेस अच्छा प्रोवाइड किया है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वह बेस्ट होगी। उसके बाद मैन, यानी दूसरा एम कौन सा आता है? मैन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन कैसे हैं आपके। क्योंकि अब आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, इसलिए आपका मानव संसाधन स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए। तभी तो आप जो है कॉम्पीट कर पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए आपका अगर इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक कर पाओगे। उसके बाद आपके पास आता है जिसे हम कह सकते हैं मशीन, टेक्नोलॉजिकल एडवांस। आपके पास मशीन एडवांस है कि नहीं। पुरानी ट्रेडिशनल या परंपरागत मशीनों से तो आप प्रोडक्शन तो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप पुरानी मशीनों से उत्पादन कर रहे हो तो आप टिक ही नहीं पाओगे इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए। आपकी मशीन अच्छी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो आप फाइट कर पाओगे। मटेरियल रिसोर्सेज,
अब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं, सस्ता दर पर आपको माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आपके पास जो जिसे हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल की बात आती है, कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो रहा है मटेरियल या नहीं, यानी ये चीप प्राइस पर है कि नहीं, क्योंकि जब प्राइसेस कम पर अवेलेबल आप कोशिश करोगे तो उसकी जो प्रोडक्शंस के बाद कॉस्ट होगी वो भी कम आएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप अकेले नहीं हैं, यू विल हैव टू फाइट विथ अदर नेशंस। आपको दूसरे देशों के साथ, उनके बिजनेसमैन, उनके एक्सपोर्टर्स के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो है सस्ता उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसमें मनी, अब मनी का मतलब है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी आपके पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध है कि नहीं प्रॉपर मात्रा में, यानी बिग अमाउंट में, क्योंकि आपको लार्ज प्रोडक्शंस को फुलफिल करना है। इसके अलावा भी इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, इस 5 M के अलावा भी होते हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक टीम होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वह कंज्यूमर बिहेवियर को पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेस्ट, क्या प्रेफरेंस चल रही है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिमांड चल रही है, किस प्रोडक्ट की चल रही है, कंज्यूमर क्या चाहता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इन 5 M के अलावा भी R&D एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आपको वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए और फाइट करने के लिए मददगार साबित होता है। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स तो है ही, जो हमने पहले भी स्टडी की थी। मार्केटिंग मिक्स कौन सी होती है, 4P होती है। प्रोडक्शंस क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस, प्रमोशंस, आपकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पीट कर पाओगे। आपका प्रोडक्शन है, आपकी पैकेजिंग है, आपका प्रमोशन इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। प्राइसिंग को आपको इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि वहाँ आप मोनोपोली नहीं है, आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह, क्योंकि आप जैसे वहाँ बहुत से देशों के एक्सपोर्टर्स अपने अपने माल लेके आएंगे, तो क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट उससे फाइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पैकेजिंग कैसी है, प्लेस आपका कैसा है, प्रमोशंस आप कैसा कर रहे हो, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और एक और होता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। हर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन जनरल सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं, वी कैन से डेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस, यानी लाभ को अधिकतमीकरण करना होता है। लेकिन कभी कभार कंपनी इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हटकर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशंस की बात भी करती है। बिक्री आगम अधिकतमीकरण, यानी ज़्यादा माल बेचकर हम फायदा कमा सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है, एक सर्टेन लेवल पर प्रॉफिट को प्राप्त करने के बाद वो बिक्री को बढ़ाने की बात करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड व्यक्तियों तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा जा सके। तो जिसकी सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा होती है उसको लोन भी अच्छा मिलता है, बैंक ये देखती है। तो इस तरीके से ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाता है। अब हमारे सामने आता है इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बच्चों, यूँ तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि इसमें स्लाइड में दिख रहा है आपको, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज और पब्लिक। आपका उपभोक्ता क्या है उसको जानना ज़रूरी है। आप जैसे और भी माल बेचने वाले हैं, यानी कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कच्चा माल है और जनता की मांग है। तो ये आपके जो है माइक्रो लेवल पर होता है। और दूसरा मैक्रो लेवल पर आपको, जब ग्लोबली ही हम फाइट करते हैं तो पेस्ट लीड ये जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम 2 तरीके से रीड कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो
इसको एक तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक तो होम कंट्री के लिए भी होता है और एक फॉरेन कंट्री के लिए होता है, यानी कंपनी। जैसे हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो कंपनी एनवायरनमेंट होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है ये मार्केट रिलेटेड एनवायरनमेंट होता है, यानी जहाँ मार्केट की बात आ जाती है, जहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि इंटरनल जो हमने पहले अभी बात की थी, ये इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, यू विल बी एबल टू कंट्रोल ओवर द इंटरनल एनवायरनमेंट, बट आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा मार्केट से कनेक्टिविटी इसकी हो जाती है। अब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज मच क्लोजर टू द मार्केटर देन द मैक्रो एनवायरनमेंट। इट डायरेक्टली डील विद द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। इट comprises of the suppliers, intermediaries, competitors, direct and indirect customers of the business and market publics। ये मैक्रो एनवायरनमेंट की तुलना में माइक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होता है, बाज़ार और बाज़ार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो हमें जो है होम कंट्री के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा और फॉरेन कंट्री के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हमें देखना पड़ता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे हैं। अब यहाँ मैक्रो एनवायरनमेंट की बात आती है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द एलिमेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बिजनेस। दीज एलिमेंट्स आर इन द लार्जर पिक्चर्स एंड द मार्केटर हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम। जैसा कि पहले भी कहा, ये बहुत लार्जर लेवल पर होते हैं जिस पर कि मार्केटर्स जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन एनवायरनमेंट को अंदर आपके पेस्ट लीड्स आते हैं, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, और एस का हो गया सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, एथिकल एनवायरनमेंट होता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये जो एनवायरनमेंट है, बेसिकली ये होम कंट्री में भी हमें देखने पड़ते हैं और फॉरेन कंट्री में भी हमें देखने पड़ता है, और फिर दोनों का एनालिसिस करके फिर प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को बताता है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कैसे, कि मान लीजिए कोई देश है, उसमें आपकी इकोनॉमी कैसी है, यानी साइज ऑफ जीडीपी है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, ये कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्केट को वहाँ लॉन्च कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसी साइज ऑफ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के आधार पर एक डेवलप नेशंस होता है, एक डेवलपिंग नेशंस होती है। डेवलपिंग नेशंस भी आपके लोअर इनकम वाले होते हैं, और दूसरे जो है वो आपके मिडिल इनकम वाले भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं। वैसे हायर इनकम के भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं। तो इनकम के बेसिस पर जैसे लो इनकम का है, अब लो इनकम का है तो वहाँ पर आप मार्केट अपॉर्चुनिटी आपकी देखिए, इनकम लो है तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कम ही ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उनकी इनकम कम है इसलिए उनकी डिमांड कम है। तो आप वहाँ किस तरीके के प्रोडक्ट ला सकते हैं, ये आपकी R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच होता है इंटरनल वाला, वो तय करता है। तो इस तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं जिनकी इनकम जो है लो होती है, तो वहाँ पर आपकी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी कम होती है, आपका बिजनेस भी कम होता है। दूसरा जो मिडल इनकम लेवल होते हैं, तो मिडल इनकम लेवल में जो है उसमें आपकी इनकम लेवल हाई होती है थोड़ी, और डिमांड भी होती है, और सैचुरेशंस का पॉइंट नहीं आया होता है, तो वहाँ हम अपना मार्केट लॉन्च कर सकते हैं। तो मिडल इनकम लेवल वाली कंट्री जो होती है डेवलपिंग नेशंस में, वहाँ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, ज़्यादा बिक्री हो सकती है, लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि उनके पास इनकम भी है, उनके पास डिमांड भी है। इसलिए मिडल इनकम ग्रुप वाली जो कंट्री होती है विकासशील राष्ट्र, उन पर हमें जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। फिर आता है डेवलप नेशंस। तो इकोनॉमिक साइज में एनवायरनमेंट में एक डेवलप नेशंस होते हैं जो अब डेवलप नेशंस में आप इनकम हाई होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये ध्यान रखना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डेवलप नेशंस का कम होता है और एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो
आपकी ज़्यादा होती है वो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसलिए जो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा माल बिकेगा। इसलिए डेवलपिंग नेशंस में आपको माल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए एज कम्पेयर टू डेवलप नेशन, क्योंकि वो पहले से ही सैचुरेटेड है। कुछ प्रोडक्ट के मामले में उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है और वो सब जानते हैं, उनके पास ऑलरेडी है, तो हो सकता है आप वहाँ फ्लॉप हो जाएं। तो इस तरीके और क्वालिटी वाइज भी उनकी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो इसलिए डेवलप नेशंस के मुकाबले आपको डेवलपिंग नेशंस में प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो ये क्योंकि डेवलप नेशंस में एक संतृप्ति या सैचुरेशंस का पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से फिर आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो होता है वो उसकी पॉपुलेशन साइज को बताता है। बड़ी पॉपुलेशन साइज है तो आप देखिए कि मांग भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेंगे। अब पॉपुलेशंस का नेचर कैसा है, यानी ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें ओल्ड पर्सनस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन का एक हिस्सा, एक शेयर जो है आपके यंगेस्ट ज़्यादा है तो जवानों के अकॉर्डिंग होगा, या फीमेल पोर्शन ज़्यादा है तो महिलाओं के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, पॉपुलेशंस कम हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एक बहुत बड़ा बिग बाज़ार मिलेगा। जैसे चाइना भारत में माल बेचने के लिए आतुर होता है क्योंकि उसको बहुत बड़ा लार्ज मार्केट मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम वहाँ उसके प्रोडक्ट पर बैंड लगाते हैं वो तिल मिला सा जाता है, क्योंकि एक बड़ी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट उससे छूट रहा है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से फिर आता है आपके सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपने देश के जैसे हमने कहा ना होम कल्चर, ये सभी जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो होम कंट्री के लिए भी लागू होते हैं और फॉरेन कंट्री के लिए भी लागू होते हैं। अब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो अगर आप होम कंट्री के लिए हिसाब से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए रशियन कंट्री है। अब रशियन कंट्री एक साबुन जो है उसका ऐड करने जा रहा है, टिकिया का, साबुन सोप का, बाथिंग सोप का। अब वहाँ सोशल कल्चर अलाउ करती है, वहाँ के एथिक्स वैल्यू अलाउ करते हैं कि वो वहाँ न्यूड एक्ट्रेस को खड़ा कर सकते हैं, उनको स्नान करते हुए या बात करते हुए बता सकते हैं टोटली न्यूड। वो वहाँ की कल्चर एक्सेप्ट करती है। और वो अगर अपने R&D के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता ना करके सीधा भारत में आकर एज इट इज़ वैसा ही ऐड दे दे तो क्या भारतीय कल्चरल और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं। सब उतर जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, उसको बैन लगा दिया जाएगा। तो उसको अगर भारत में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अपने बाथिंग सोप को लॉन्च करना है, उसके ऐड को दिखाना है तो उसे भारतीय कल्चर, भारतीय सोसाइटी, उसके एथिक्स और वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक सर्टेन लिमिट तक ही वो एक्सपोज कर सकता है, टोटली एक्सपोज नहीं कर सकता मॉडल का। तो इस तरीके से हमें जैसे चाइना है तो चाइना में वाइट कलर जो होता है वो डेथ के समय पहनते हैं, और रशिया में वही वाइट कलर जो है वो ब्राइड पहनती है शादी के समय। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वाइट कलर का भी क्या वैल्यू है। वेस्टर्न्स में अगर आप कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, वहाँ किस करते हैं ग्रीड करने के लिए, तो अच्छा लगता है वेस्टर्न में कि किस कर लिया है, हम बधाई दे रहे हैं। अब वही किस जनरली आप कहीं इंडिया में करते हो तब आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हालांकि इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा होता है आम, लेकिन हम छोटे शहर के वाले लोग जब बाहर जाते हैं तो ऐसा हमें ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि हमारी अभी तक सोशल और कल्चर वैल्यू जो है उसको अलाउ नहीं करती है। उसके बाद जो आपके आता है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम। तो ये पेस्ट के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट राजनीतिक है। अब आपका जब आप किसी देश के साथ बिजनेस करने जा रहे हो उसमें स्टेबिलिटी है, डेमोग्राफी है या डिक्टेटरशिप है। अगर डेमोग्राफी है तो ठीक है, अगर आपके वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, आई मीन टू से डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जब तो उसमें स्टेबिलिटी होगी, जो चुनाव के द्वारा चुना जाता है। और अगर वहाँ डिक्टेटरशिप है या फौजियों का राज है, जैसे पाकिस्तान के अपन जाएँ तो वहाँ बिजनेस करना बड़ा ही मतलब अनस्टेबल सा है, नुकसानदायक है। तो कोई भी बिजनेस वहाँ करना चाहेगा जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके यहाँ
अगर लेबर ज़्यादा है तो कोई देश लेबर इंटेंसिव वर्क काम करता है, किसी के यहाँ कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव काम करता है। कैपिटल इंटेंसिव है मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगा और वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी की होगी, न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो होती है कॉस्ट भी कम आएगी। तो इस तरीके से जो है आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इंटरनेशनल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करता है। और उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट की बात आती है। अब लीगल एनवायरनमेंट आपको 3 तरीके से फेस करना पड़ता है। एक तो आप जब आप बिजनेस करने जाते हो इंटरनेशनल लेवल पर, पहले आपको अपने घर से लीगल फॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऐसे होम कंट्रीज से। फिर जिस देश के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेडर कंट्री की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद तीसरी होती है प्रोविज़न ऑफ WTO मेंबर्स, यानी अगर आप WTO के मेंबर हैं, और ज़्यादातर अमूमन WTO के मेंबर होते हैं, लगभग 190 192 192 कंट्रीज़ WTO के मेंबर्स हैं, तो उन्हें WTO के प्रोविज़न को भी फॉलो करना पड़ता है लीगल में। यानी कॉमन लॉ को फॉलो करना पड़ता है, सिविल लॉ को फॉलो करना पड़ता है और थियोक्रेटिक लॉज को वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लाइसेंसिंग, कोटा, वहाँ के परमिशंस, ये सब हमें लेने पड़ते हैं। और तो इस तरीके से आपके इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स का भी जो है आपको एक एनवायरनमेंट है, उसमें जैसे डोमेस्टिक कंपटीशन होता है, ट्रेडर कंट्री का कंपटीशन होता है, और आपके अलावा भी उसी देश में बहुत सारे कंट्री के जो हैं एक्सपोर्टर्स अपने माल को लेकर आते हैं और वहाँ बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ये आपको को बिजनेस करने के लिए प्रोवाइड करता है। और हमें इन एनवायरनमेंट को, न केवल इंटरनल एनवायरनमेंट को बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालिसिस करना पड़ता है अगर हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करना चाहते हैं। न केवल लॉन्च बल्कि सेल्स रेवेन्यू को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग के 2 जो हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आपके जो इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं होता, ये मार्केट फोर्स पर होता है, ठीक है ना। तो उसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिक एनवायरनमेंट, जिसे हम कह सकते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसके जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, मिनरल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे अमेरिका पावरफुल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर तेल के कुएँ भी हैं अमेरिका पर, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से भी वो ये लड़ाई क्यों होती है, अमेरिका तेल के पीछे ही तो भाग रहा है और वो इस कारण से अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व रखना चाहता है। इसलिए ये जो है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इस तरीके से आज हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग को कंप्लीट किया है। आप इसके नोट्स